स्टोरी लवर्स, शुरुआत करती हूँ एक पौराणिक दंतकथा की जिसका नाम है स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ यानी सच की तलवार। इसे लिखा है स्वर्गीय लेखक टेरी गुडकाइंड ने। हम अपने इस चैनल स्टोरी कैप पर उनकी इस अद्भुत रचना का हिंदी में अनुवाद करके फैंटेसी लवर्स को पेश करते हैं। इस सीरीज की पहली किताब का नाम है विज़र्ड्स फर्स्ट रूल। तो आइए शुरू करती हूँ पहला भाग। रिचर्ड ने अपना काफी वक्त जंगलों में बिताया था। जब वो छोटा था तब उसका दोस्त बूढ़ा जेड उसे अपने साथ जड़ी बूटियां खोजने जंगल में ले जाया करता था। जेड ने उसे सिखाया कि जंगल में कहाँ पर कौन सी जड़ी बूटी पाई जाती है। जेड रिचर्ड के दादा की उम्र का था, पर वो एक दोस्त की तरह रिचर्ड के साथ रहता था। रिचर्ड के पिता एक व्यापारी थे और उन्हें अजीबोगरीब चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। रिचर्ड का एक बड़ा भाई भी है, माइकल। उसे जंगलों में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे जेड की बातें भी बेकार लगती हैं। उसे गांव के अमीर लोगों के साथ उठने बैठने की आदत थी। 5 साल पहले रिचर्ड ने अपने पिता का घर छोड़ दिया था और खुद के बनाए घर में रहने लगा था। वो अपने पिता के घर में आता जाता रहता था, पर उसके पिता ज्यादातर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते और माइकल के पास उसके लिए कभी वक्त ही नहीं होता। पर रिचर्ड के पिता हमेशा जाने से पहले एक नीले मर्तबान में रिचर्ड के लिए कोई ना कोई चिट्ठी जरूर छोड़ जाते थे, जिसे पढ़कर रिचर्ड को बहुत अच्छा लगता था। उसमें नई ताज़ी खबरें और मजेदार बातें लिखी होती थी। अभी कुछ दिन पहले ही रिचर्ड के पिता की हत्या हो गई थी। उनको बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था। इसी कारण रिचर्ड को गांव वालों ने उनकी लाश देखने से रोक दिया। रिचर्ड ने देखा कि घर के चारों तरफ और दीवारों में खून की छींटें बिखरी हुई थी। लोगों ने उसे समझाया कि पिता का शरीर देखने से उसे और भी ज्यादा निराशा होगी, तो रिचर्ड ने भी देखने की जिद नहीं करी। रिचर्ड ने लोगों को आपस में बात करते हुए सुना कि सीमा पार से एक मायावी प्राणी गांव में घुस आया है और उसी ने हत्या करी है। पिता का घर ऐसे उजड़ गया था मानो जैसे कोई तूफान आ गया हो। घर में सिर्फ कुछ ही चीजें सलामत बची थी। उनमें से एक था वही नीला मर्तबान जिसमें उसके पिता उसके लिए संदेश छोड़कर जाया करते थे। जब रिचर्ड ने उसे उठाया तो उसने देखा कि उस मर्तबान में एक अजीब सी बेल पड़ी हुई है। उसे याद आया ऐसी ही बेल उसने कभी बचपन में एक बार पिता के पास देखी थी। उसके पिता ने मरने से पहले वो बेल क्यों इस मर्तबान में रखी, उसे कुछ समझ नहीं आया। ऊपर से रिचर्ड को ये बात अंदर से खाई जा रही थी कि उसके पिता अब कभी वापस नहीं आएंगे। रिचर्ड ने उस बेल का जिक्र किसी से नहीं किया, माइकल से भी नहीं। माइकल ने उनके पिता के हत्यारों को ढूंढने के लिए एक खोजी दल तैयार किया, पर उसने रिचर्ड को अलग रहने का आदेश दिया, उसकी भलाई के लिए। माइकल चाहता था कि वो इस सब से दूर रहे। रिचर्ड जंगलों में उस बेल के पौधे की खोज में लग गया। वो रोज जंगलों में हर तरफ उस बेल की तलाश करने लगा। उसे लगता था अगर वो उस बेल के स्रोत को ढूंढ लेगा तो शायद उसे कोई उत्तर मिल जाएगा। और आज उसे वो बेल सीमा के पास के जंगल में मिल ही गई, पर उसे कुछ समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। उसने गुस्से में बेल को एक झटके में जड़ से उखाड़ डाला और फिर वो हुआ जो कभी उसने सोचा नहीं था। जिस हाथ से रिचर्ड ने उस बेल को उखाड़ा था उससे खून बह रहा था। उसने देखा कि एक बड़ा सा कांटा उसके उल्टे हाथ में धंसा हुआ है। उसने सोचा कि वो कांटा बेल से ही निकला होगा। फिर जब उसने अपना सीधा हाथ अपनी जेब में रखे चाकू को निकालने के लिए बढ़ाया तो उसे एहसास हुआ कि आज तो वो अपना चाकू घर पर ही भूल आया है। उसने खुद को कोसा और फिर अपने नाखून से कांटे को निकालने की कोशिश करने लगा।
जितना वो कांटे को निकालने की कोशिश करता, वो कांटा और भी ज्यादा उसके हाथ में धंसता चला जाता। रिचर्ड कोशिश करता रहा और वो पूरा पसीना पसीना हो गया, पर आखिर में वो कांटा पूरी तरह से उसके हाथ के अंदर घुस गया। रिचर्ड ने इधर उधर देखा तो नजदीक में ही उसे एक आम का पौधा दिख गया। उसने फटाफट आम के पौधे का रस निकालकर अपने जख्म पर लगा दिया। इससे उसका दर्द थोड़ा कम हो गया, पर रिचर्ड को वो कांटा उसके हाथ में अंदर ही अंदर धंसते हुए महसूस हो रहा था। अचानक रिचर्ड ने देखा कि जंगल में एक अजीब सी खामोशी हो गई है और उसे लगा कि एक काला साया उसके ऊपर मंडरा रहा है। रिचर्ड ने सुना था मुसीबत की 3 औलादें होती हैं। एक को तो वो कांटे के रूप में देख चुका था और दूसरी उसके सर पर मंडरा रही थी। उसे थोड़ा डर लगा और वो अपने घर की तरफ भागने लगा। भागते भागते उसने सोचा कि शायद उसकी आंखों को कोई धोखा हुआ है। वो काला साया और कुछ नहीं, बस एक बड़ा सा बादल है। फिर जब उसने ऊपर देखा तो उसे यकीन हो गया कि कुछ बड़ी सी चीज उसके ऊपर मंडरा रही है, जिसे वो साफ साफ देख नहीं पा रहा है। भागते भागते वो सीमा से दूर गांव की तरफ जंगल के छोर पर बनी एक झील के पास आकर रुक गया और थक के बैठ गया। वो जो भी चीज उसके ऊपर मंडरा रही थी वो भी अब जा चुकी थी। उसने सोचा कि वो उस चीज के बारे में अपने भाई को बताएगा, पर फिर उसे लगा कि उसका भाई उसकी बात सुनकर हंसेगा और शायद उसे डांटेगा भी कि वो सीमा के इतने नजदीक क्यों गया। माइकल के लिए वैसे भी आज बहुत बड़ा दिन था। आज वो गांव का प्रधान बनने वाला था। उसने अपने घर पर आज शाम को बहुत बड़ी दावत रखी थी। रिचर्ड को भी उसने बुलाया था। तभी रिचर्ड ने अचानक किसी को देखा। झील के दूसरी तरफ कोई था। रिचर्ड ने सोचा ये शायद उसका दोस्त चेज होगा, जो कि सीमा का रक्षक है। उसके अलावा कोई और गांव के इतनी दूर सीमा के पास नहीं हो सकता है। पर जब उसने ध्यान से देखा तो वो हैरान हो गया। वो चेज नहीं बल्कि सफेद पोशाक में कोई औरत थी। उसे समझ नहीं आया झील के पास वो औरत क्या कर रही है। वहां तो कोई आता जाता नहीं है। फिर उसे और भी लोग दिखाई दिए। 4 लोग जिनका मुंह चोगे से ढका हुआ था। धीरे धीरे छुप के वो लोग उस औरत का पीछा कर रहे थे। रिचर्ड को समझ में आ गया कि ये मुसीबत की तीसरी औलाद है। रिचर्ड ने सोचा कि वो उस औरत को उन 4 लोगों से बचाएगा, पर आज तो वो अपना चाकू घर पर ही भूल आया है। वो क्या ही कर पाएगा। फिर उसने सोचा कि वो औरत बेचारी क्या करेगी। उससे एक तरकीब सूझी। इससे पहले कि वो 4 लोग उस औरत तक पहुंचे, उससे पहले वो उस औरत तक पहुंच जाएगा और उसे एक सुरक्षित रास्ते से बचा के ले जाएगा। रिचर्ड जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और उन 4 लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि वो औरत कहाँ गायब हो गई। रिचर्ड फिर उस औरत की तरफ भागने लगा। वो पेड़ों के पीछे छुपकर भागता रहा। भागते भागते वो सोच रहा था कि वो उस औरत से क्या बोलेगा। कहीं वो उसे देखकर डर न जाए और उसे उन 4 का साथी ही ना समझ ले। रिचर्ड का दिमाग उसके पैरों की तरह तेज दौड़ रहा था। उसे पता था कि उसे उस सुरक्षित रास्ते तक पहुंचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। वो उस औरत को कैसे समझाएगा कि वो उसकी मदद करना चाहता है, और अगर वो औरत उससे पहले उस जगह पहुंच गई जहां से वो सुरक्षित रास्ता शुरू होता है, तो फिर रिचर्ड के पास 2 ही रास्ते बचेंगे, या तो भागकर पीछा छुड़ाना या फिर लड़ना। और दोनों ही के लिए रिचर्ड बहुत थक चुका था। आखिरकार रिचर्ड उस जगह पर पहुंच गया जहां से वो सुरक्षित छोटा रास्ता शुरू होता था। उसने चारों तरफ कदमों के निशान तलाशने की कोशिश की। कहीं वो औरत वहां से आगे तो नहीं निकल गई, पर वहां कोई निशान नहीं थे।
उसने चैन की सांस ली। अब उसे सिर्फ यही सोचना था कि वो उस औरत से क्या बोलेगा। उसका उल्टा हाथ भी कांटे की वजह से बहुत दुख रहा था। फिर अचानक रिचर्ड की नजर उस औरत पर पड़ी। वो उसकी तरफ ही आ रही थी। एक पल के लिए उसकी सांसें रुक गई। वो कोई औरत नहीं थी, बल्कि एक जवान लड़की थी, भला की खूबसूरत। उस जैसी सुंदर लड़की रिचर्ड ने पहले कभी नहीं देखी थी। उस लड़की ने एक अजीब सी पोशाक पहनी हुई थी। वो एक सादी सफेद ड्रेस थी जिसका कपड़ा बहुत कीमती लग रहा था। उसकी कमर पर एक चमड़े का छोटा सा पाउच लटका हुआ था। वो लड़की काफी लंबी थी, पर रिचर्ड से लंबी नहीं। उस लड़की की आंखें हरी और बाल भूरे थे। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा। रिचर्ड को ऐसा लगा कि वो उसे पहले से ही जानता है, जबकि वो पहली बार उसे मिल रहा था। वो लड़की एक टक रिचर्ड को देख रही थी। ऐसा लगा मानो उसकी आंखें रिचर्ड से कुछ पूछ रही हों। उसे देखकर रिचर्ड को एक बात तो साफ समझ आ गई कि ये कोई आम लड़की नहीं है। वो एक बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर लड़की है। फिर जब वो रिचर्ड के करीब पहुंच गई तो रिचर्ड ने उसको इशारा करते हुए कहा, मैं वहां झील के पार ऊपर पहाड़ी पर था। मैंने देखा कि कुछ लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। रिचर्ड की बात सुनकर लड़की को कोई हैरानी नहीं हुई। उसने रिचर्ड से पूछा, कितने लोग हैं? रिचर्ड को थोड़ा अजीब सा लगा और वो बोला, 4। लड़की ने फिर उससे पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? रिचर्ड के मुंह से अपने आप निकल गया, हाँ जरूर। फिर लड़की ने उससे पूछा, तुम्हारे पास उनसे बचने की क्या कोई तरकीब है? तब रिचर्ड ने उसे छुपे हुए रास्ते के बारे में बताया। लड़की बोली, तुम्हें यकीन है कि फिर वो हमारे पीछे नहीं आ पाएंगे? वो रास्ता बहुत छोटा और संकरा है। कम से कम वो चारों हमें घेर कर कोई वार तो नहीं कर पाएंगे। रिचर्ड ने जवाब दिया। लड़की बोली, तुम्हारे पास क्या कोई हथियार है? रिचर्ड को फिर से खुद पर गुस्सा आया, क्योंकि वो अपना चाकू आज घर पर ही भूल आया था। उसने अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं। फिर लड़की बोली, चलो जल्दी निकलते हैं यहाँ से। रिचर्ड ने सारे पैरों के निशान मिटा दिए और वो दोनों बिना कोई आवाज किए उस छोटे रास्ते पर निकल पड़े। रिचर्ड ने उस लड़की को उससे आगे चलने को कहा, जिससे वो उसके और उन चारों के बीच में रह पाए। वो रास्ता असल में एक पगडंडी थी और पेड़ों से घिरा होने के कारण रोशनी वहां कम थी। थोड़ी देर चलने के बाद रिचर्ड को लगा कि अब उनका पीछा कोई नहीं कर रहा है। उसने सोचा, काश वो थोड़ी देर आराम कर पाता। वो बहुत थक चुका था और उसका उल्टा हाथ बहुत ज्यादा दुख रहा था। पर वो लड़की तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही थी। अब चलते चलते पेड़ थोड़े कम होने लगे थे और आकाश दिखने लगा था। रिचर्ड ने देखा कि एक अजीब सा बादल जो सांप के आकार में था, उनके ठीक ऊपर था। उसने ऐसा बादल एक दिन पहले भी देखा था। उसने मन में सोचा कि इस बादल के बारे में वो जेड से पूछेगा। जेड ने उसे बताया था कि वो एक क्लाउड रीडर भी है। फिर रिचर्ड और वो लड़की एक खुली जगह पर पहुंच गए। वो एक छोटी सी पहाड़ी थी। अचानक वो लड़की रुक गई। रिचर्ड ने देखा कि उस पहाड़ी से नीचे गांव की तरफ जाने का एक रास्ता है, जो कुछ देर पहले खाली दिख रहा था। वहां पर उन चारों में से 2 लोग खड़े हुए थे और उन्हें देख रहे थे। रिचर्ड अपने आप में काफी लंबा चौड़ा था, पर वो दोनों उससे भी ज्यादा लंबे चौड़े थे। रिचर्ड को समझ नहीं आया कि वो लोग उनसे आगे यहाँ कैसे पहुंच गए। अचानक रिचर्ड ने देखा उनके पीछे से बाकी 2 लोग भी उनकी तरफ आ रहे हैं। चारों के हथियार दूर से ही चमक रहे थे। फिर उनमें से एक रिचर्ड से बोला, तुम यहाँ से जा सकते हो लड़के, तुमसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। रिचर्ड ने लड़की से कहा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा।
लड़की के चेहरे पर थोड़ी सी सुकून की झलक दिखाई दी। वो बोली, सुनो, इन्हें तुम रोकना। इस बात का बस ध्यान रखना कि ये चारों एक साथ मुझ पर हमला ना कर पाए। और एक बात और ध्यान रखना कि जब ये मुझ पर हमला करेंगे तब मुझे गलती से भी छूना नहीं। रिचर्ड ने हाँ में सर हिला दिया। 2 लोग उनके आगे थे और 2 उनके पीछे। चारों अपनी अपनी तलवार निकालकर उनकी तरफ आने लगे। रिचर्ड ने किसी तरह आगे वाले दोनों आदमियों को धक्के देकर गिरा दिया। पीछे से तीसरा आदमी रिचर्ड को मारने वाला था और चौथे ने लड़की को पकड़ लिया था कि अचानक हवा में एक छोटा सा धमाका हुआ, पर कोई आवाज नहीं हुई। एक धूल का गोला उठा और फैल गया। जो तीसरा आदमी रिचर्ड को मारने वाला था वो रुक गया। उसका ध्यान धमाके की ओर चला गया, पर बाकी आगे वाले दोनों आदमी उठ चुके थे। उनमें से एक ने रिचर्ड की छाती पर जोरदार लात मारी। रिचर्ड की पीठ पीछे एक बड़े पत्थर से टकराई और रिचर्ड को अब एक ही ख्याल आया कि आज वो मरने वाला है। अचानक एक अजीब घटना घटी। उन चारों में से एक अपने ही 2 साथियों पर कूद पड़ा जो रिचर्ड को मारने वाले थे, और वो उन दोनों को लेकर पहाड़ी से नीचे खाई में गिर गया। जब वो तीनों नीचे पत्थरों से टकराए तो रिचर्ड को उनकी आखिरी चीख सुनाई पड़ी। रिचर्ड को कुछ समझ नहीं आया कि ये एकदम से क्या हुआ। उनका चौथा साथी भी जमीन पर मरा पड़ा हुआ था। सब कुछ इतना जल्दी हो गया। रिचर्ड ने देखा कि लड़की बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी थकी हुई लग रही है। वो एक छोटी सी चट्टान का सहारा लेकर जमीन पर बैठ गई है। उसका चेहरा भी सफेद पड़ गया है। रिचर्ड भी जमीन पर बैठ गया। उसका पूरा शरीर बहुत दुख रहा था। वो कुछ नहीं बोला। दोनों थोड़ी देर तक खामोश बैठे रहे। रिचर्ड को यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिंदा बच गया है। वो सोचने लगा, वो बिना आवाज का हवा में धमाका कैसे हुआ था? जो भी था, वही कारण है कि हम दोनों अभी जिंदा हैं। ये इस लड़की ने कुछ किया है। लड़की फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, माफ करना, मैं तुम्हारा नाम नहीं पूछ पाई। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि इन चारों से कैसे बचूं। रिचर्ड को उसकी आवाज सुनकर एक पल के लिए लगा कि वो रोने ही वाली है। उसने उसकी तरफ देखा। वो गलत था। ये रोने वाली लड़कियों में से नहीं हो सकती, बल्कि उसे लगा वो खुद ही रो देगा। रिचर्ड फिर उससे बोला, मेरा नाम रिचर्ड साइफर है। उस लड़की की हरी आंखें रिचर्ड को घूर रही थी। हवा से माथे पर गिरते अपने बालों को पीछे हटाते हुए वो बोली, दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आज मेरा साथ दे पाते। तुम एक निराले इंसान हो रिचर्ड। ये सुनकर रिचर्ड थोड़ा सा शर्मा गया। लड़की ने अपनी नजर दूसरी ओर फेर ली, जैसे कि उसका शर्माना उसने देखा ना हो। फिर थोड़ा रुककर वो बोली, मैं हूँ कैहलन आमनेल। रिचर्ड ने उसे कहा, तुम भी बहुत निराली हो कैहलन आमनेल। बहुत ही कम लोग हैं जो ऐसी सिचुएशन का सामना कर पाते। ये सुनकर कैहलन मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान को देखकर रिचर्ड ने मन ही मन में सोचा, कितनी प्यारी है ये। फिर वो बोला, तो दोस्त कैहलन आमनेल, आप मुझे बताएंगी कि हम दोनों जिंदा कैसे हैं? क्या सच में? कैहलन बोली, दोस्त? रिचर्ड बोला, क्यों नहीं, तुमने ही तो बोला मैंने तुम्हारा साथ दिया और दोस्त ही एक दूसरे का साथ देते हैं। ये सुनकर कैहलन थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोली, ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था कि दोस्त कैसे होते हैं। मेरा कभी कोई दोस्त नहीं बना ना। हाँ, मेरी एक बहन है जो शायद। ये कहते हुए वो रुक गई। उसकी आवाज में दर्द था। रिचर्ड फटाक से बोला, कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। हमने एक दूसरे की मदद की और हम जीत गए। फिर रिचर्ड ने दोबारा कैहलन से पूछा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, हम दोनों जिंदा कैसे हैं?
तुमने आखिर किया क्या था? कैहलन अपनी आंखें झुकाकर बोली, शायद ऊपर वाले ने हमें बचाया। ये कहकर वो खामोश हो गई। रिचर्ड समझ गया वो बताना नहीं चाहती। उसने सोचा, कोई बात नहीं, सबके सीक्रेट्स होते हैं, जरूरी नहीं कि सबको अपने सीक्रेट्स बताए जाएं। वो कैहलन से बोला, कैहलन, दोस्त अगर कुछ बताना नहीं चाहता तो उसकी मर्जी, इससे दोस्ती टूट नहीं जाती। कैहलन ने फिर चुपचाप अपना सर हिला दिया। किसी बात को याद करके वो उदास हो रही थी। रिचर्ड फिर उठकर खड़ा हो गया। उसका पूरा शरीर और हाथ दुख रहे थे। उसे भूख भी लग रही थी। उसे याद आया आज उसके भाई के यहाँ दावत है। उसने सोचा कि माइकल को बोलकर वो कैहलन की सुरक्षा का इंतजाम कर देगा। उसने कैहलन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसे उठने का इशारा किया। जब कैहलन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो रिचर्ड बोला, क्या तुमने कभी किसी दोस्त का हाथ नहीं थामा? वो बोली, नहीं। फिर रिचर्ड बात पलटते हुए बोला, तुमने खाना कब से नहीं खाया है? वो धीरे से बोली, 2 दिन से। रिचर्ड बोला, तो फिर तुम्हें मुझसे भी ज्यादा भूख लगी होगी। चलो मेरे साथ, मेरे भाई के घर। तुम्हें वहां भरपेट खाना मिलेगा, वहां तुम्हें मदद भी मिलेगी। फिर वो बोला, अच्छा ये तो बताओ कि ये चारों थे कौन? कैहलन सीरियस होकर बोली, ये एक क्वाड था। ये हथियारों की टोली होती है। ये लोगों को जान से मार देते हैं। सुनो, मेरे बारे में जितना कम लोगों को पता चले उनके लिए उतना ही अच्छा है। रिचर्ड चौंक गया। उसने ऐसे हथियारों की टोली के बारे में कभी नहीं सुना था। फिर उसने पूछा, ये आए कहां से थे? कैहलन थोड़ा रुककर बोली, ये क्वाड मेरा पीछा करते हुए सीमा पार मिडलैंड से आ रहा था। ये सुनकर रिचर्ड का पूरा शरीर पल भर के लिए ठंडा पड़ गया। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? सीमा को तो कोई पार नहीं कर सकता। मिडलैंड को तो इस जगह से अलग करके सीमा को सील कर दिया गया था, उसके जन्म से भी पहले। मिडलैंड तो एक जादू की नगरी मानी जाती है, जादू जिसके बारे में गांव में कोई बात भी नहीं करता। प्यारे स्टोरी लवर्स, स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ का पहला भाग यहीं खत्म होता है। कौन है ये कैहलन? वो मिडलैंड से सीमा पार करके क्यों आई थी? वो क्या राज छुपा रही थी? रिचर्ड के पिता की मौत का क्या कारण था? वो सांप जैसा बादल क्या था? ये सब बातें जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो हम जल्द ही पेश करेंगे। आशा है इस कहानी की शुरुआत आपको पसंद आई। प्लीज इस वीडियो को और भी स्टोरी लवर्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। अपने सुझाव और फीडबैक आप कमेंट्स में जरूर लिखें और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।